नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश में दिनों दिन सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही हादसों में मौतों का प्रमाण भी लगातार बढ़ रहा है। इस बात के मद्देनजर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अब एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते अब 8 यात्री क्षमता वाले सभी तरह के 4 पहिया वाहनों में 2 की बजाय 6 एयरबैग लगाए जाएंगे, ताकि वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में वाहन में सवार लोगों की जान बच सके। हालांकि 2 की बजाय 6 एयरबैग लगाए जाने के चलते सभी सेगमेंट की कार व SUV वाहनों की कीमतों में 8 से 10 हजार रुपए की वृद्धि हो सकती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज जानकारी दी है कि राज्य में इस समय यद्यपि कोविड संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा, बल्कि हालात को नियंत्रित करने हेतु फरवरी माह के मध्य तक राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू रखे जाएंगे और प्रति सप्ताह हालात की समीक्षा करते हुए प्रतिबंधों को घटाने या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टोपे के मुताबिक जनवरी माह के अंतिम व फरवरी माह के पहले सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा हो सकता है और कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। लिहाजा सरकार ने प्रतिबंधों को फरवरी माह के मध्य तक बदस्तूर जारी रखने का निर्णय लिया है, किंतु लॉकडाउन को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा। अतः लोगों ने लॉकडाउन को लेकर अपने मन में कोई भय नहीं रखना चाहिए। इस समय समूचे संभाग में कोविड संक्रमण को लेकर एक बार फिर विस्फोटक हालात बन गए हैं। आज समूचे संभाग में 872 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अमरावती के 253, अकोला के 260, बुल्ढाना के 209, यवतमाल के 108 व वाशिम के 42 संक्रमितों का समावेश है। इन आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमरावती सहित संभाग के सभी जिले कोविड संक्रमण को लेकर तेजी से हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं और संक्रमितों की संख्या में तेज रफ्तार के साथ वृद्धि होती जा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 253 कोविड संक्रमित मरीज पाए जाने के साथ ही एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 966 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 727 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 239 मरीजों का समावेश है। इसमें से 41 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं मनपा क्षेत्र में 698 व ग्रामीण क्षेत्र में 227 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान 51 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 1642 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 15.41% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह हाल फिलहाल के दिनों का सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण घटकर 97.37% पर पहुंच गया है। आज जहां संभाग में कुल 872 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं संभाग में 170 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिनमें अकोला के 65, यवतमाल के 32, बुल्ढाना के 15 व वाशिम के 7 व्यक्तियों का समावेश है। साथ ही चिंता वाली बात यह भी रही कि लंबे समय बाद संभाग में कोविड संक्रमण की वजह से एक मरीज की मौत हुई है, जो अकोला जिले से वास्ता रखता था। इस समय राज्य में चहुं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है, जिसके तहत नंदुरबार और दापोली में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ऐसे में समूचा राज्य शीतलहर की चपेट में देखा जा रहा है। साथ ही आगामी 2 दिनों तक राज्य में कड़ाके की ठंड का असर रहने के पूरे आसार हैं। विगत कुछ दिनों के दौरान राज्य के कई इलाकों में बेमौसम बारिश होने के साथ ओलावृष्टि भी हुई। वहीं अब मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य के कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसकी वजह से ठंड का प्रमाण और भी अधिक बढ़ सकता है। विगत 2 माह से चल रही राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से राज्य परिवहन निगम की बस सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी थी, किंतु अब चूंकि कई हड़ताली कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, ऐसे में यात्रियों की असुविधाओं को टालने हेतु रापनी प्रशासन ने इन कर्मचारियों की सहायता से जिले के सभी 8 आगारों से धीरे धीरे रापनी बस सेवा को बहाल करने का काम शुरू किया है। इसके तहत आज शुक्रवार 4 जनवरी को जिले के 8 आगारों से 40 ST बस यात्रियों की सुविधा हेतु चलाई गई और इन बसों ने दिन भर के दौरान 90 फेरियां पूरी की, जिनमें करीब 4000 यात्रियों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा की। लाल परी कही जाती ST बसों के एक बार फिर सड़कों पर लौट आने से यात्रियों को काफी हद तक राहत मिलती दिखाई दे रही है। जहां एक और अब भी विलीनीकरण की मांग को लेकर रापनी कर्मियों की हड़ताल बदस्तूर जारी है, वहीं दूसरी ओर गुरुवार तक 45 चालक व 35 वाहक अपनी हड़ताल खत्म करते हुए काम पर वापस लौट आए हैं, जिनकी सहायता से ST बस सेवा धीरे धीरे बहाल की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य परिवहन निगम के अमरावती विभागीय नियंत्रक श्रीकांत गबने ने बताया कि इस समय जहां एक और अमरावती जिले के सभी 8 आगारों से ST बस सेवा शुरू कर दी गई है, वहीं नागपुर, यवतमाल, अकोला, वर्धा व आरवी जैसे आगारों की बसों का भी अमरावती आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि सभी स्थानों पर कई रापनी कर्मचारी अब हड़ताल छोड़कर काम पर लौट रहे हैं।
गत रोज राज्य के पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे व जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की उपस्थिति में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें अमरावती शहर स्थित शिव टेकड़ी व वडाली तालाब के विकास व सुशोभीकरण तथा जिले के केकतपुर, शेवती व संगमेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों के विकास हेतु निधि उपलब्ध कराने के लिए राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने सकारात्मकता दर्शाई है। ऐसे में इन सभी पर्यटन स्थलों का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे पर्यटन को गतिमान करने में सहायता मिलेगी। इस आशय का प्रतिपादन राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किया गया। 2 दिन पूर्व जिजाऊ जन्मोत्सव का औचित्य साधते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर अचानक ही छत्रपति शिवाजी महाराज का आदमकद पुतला लाकर स्थापित किया गया, किंतु इस पुतले को स्थापित करने से पहले स्थानीय प्रशासन से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं मांगी गई। ऐसे में इसे सीधे सीधे सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण का मामला माना जा रहा है और अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि मनपा प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है। पता चला है कि इस समय निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर अपने निजी व पारिवारिक कारणों के चलते अवकाश पर हैं और वे आज देर रात वापस लौटेंगे, जिसके बाद कल शनिवार 15 जनवरी को इस संदर्भ में कोई अंतिम निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। आज शहर से जिले में चहु और मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी करने का चलन है। इसके तहत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चहु और पतंगबाजी की अच्छी खासी धूम देखी गई। हालांकि सुबह से बने बदरीले मौसम और कुछ समय तक हुई बेमौसम बारिश ने कुछ हद तक पतंगबाजी का मजा थोड़ा किरकिरा जरूर किया, लेकिन दोपहर बाद बारिश खत्म होते ही पतंगबाजों की टोलियां अलग अलग रिहायशी इलाकों में खुले मैदानों पर जमा होकर पतंगे उड़ाते हुए पतंगों की पेंच लगाते दिखे। हर साल की तरह इस बार भी युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। बेलपुरा परिसर में आयोजित पतंग महोत्सव में जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने भी उपस्थित रहकर पतंग उड़ाई और पतंगबाजी का आनंद लिया। इस पतंग महोत्सव में कई बाल गोपालों ने भी शामिल होते हुए बड़े उत्साह के साथ अलग अलग आकार प्रकार वाली रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई और पतंगबाजी का जमकर आनंद लिया। आज मकर संक्रांति का पर्व रहने के चलते शहर में चहु और पतंगबाजी की धूम रही। ऐसे में सभी पतंग विक्रेताओं के यहाँ पतंगे खरीदने के लिए पूरा दिन ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ रही, जहाँ पर लोगों ने अलग अलग आकार प्रकार वाली रंग बिरंगी पतंगों की जमकर खरीदारी भी की। इस समय 9 माह पूर्व कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला व दूसरा टीका लगा चुके हेल्थ केयर वर्करों, फ्रंटलाइन वर्करों सहित 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का रास्ता खोल लिया है। इसके तहत अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करते हुए लोगों को इससे पहले उनके द्वारा लगाए गए दोनों टीकों की सटीक तारीख व जानकारी बताई जाती है। साथ ही कोविड व ओमिक्रॉन के संक्रमण को टालने हेतु तीसरा बूस्टर डोज लगाने हेतु कहा जाता है। पश्चात बूस्टर डोज पंजीयन के लिए मोबाइल पर एक OTP भेजा जाता है, जिसके बारे में दोबारा कॉल करके पूछा जाता है और यह OTP बताते ही संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते से रकम उड़ा ली जाती है। यह जानकारी देते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी लोगों से सतर्क व सावधान रहने का आह्वान करते हुए कहा कि कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के बूस्टर डोज हेतु किसी को कोई OTP नहीं भेजा जा रहा और कोई OTP पूछा भी नहीं जाता, अतः किसी भी स्थिति में अपने मोबाइल पर आने वाला OTP किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा साइबर अपराधियों द्वारा आपको आर्थिक लूट का शिकार बनाया जा सकता है। मनपा के बसपा गुट नेता चेतन पवार ने मनपा अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस लापरवाही की वजह से ही शहर के तारखेड़ा परिसर में मनपा का कोविड अस्पताल अब तक नहीं बन पाया, जबकि इस हेतु आवंटित की गई 1 करोड़ 35 लाख रुपए की निधि अब तक धूल खाती पड़ी हुई है। गुट नेता चेतन पवार के मुताबिक खुद उन्होंने मनपा की आम सभा में यह प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को आम सहमति से पारित करवाया था, जिसके तहत तारखेड़ा में यासिर कॉलोनी के निकट नमक कारखाने के पास जिला व मनपा प्रशासन द्वारा मनपा का कोविड अस्पताल शुरू करने का नियोजन किया गया था। किंतु 9 माह का समय बीत जाने के बाद भी यह मामला जस का तस पड़ा हुआ है, जिसके लिए पूरी तरह से मनपा के अधिकारियों की लापरवाही जिम्मेदार है। वहीं इसी मसले को लेकर हम भारत के लोक संगठन के इसरार आलम ने भी एक पत्र जारी करते हुए सवाल किया है कि आखिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोविड अस्पताल बनने का इंतजार कब तक करना होगा और इसे लेकर जारी की गई 1 करोड़ 35 लाख रुपए की निधि कब तक धूल खाती पड़ी रहेगी। कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मनपा क्षेत्र अंतर्गत विदर्भ महाविद्यालय व तारखेड़ा स्थित मनपा दवाखाने में कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। साथ ही आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए सरकारी ITI के छात्रावास, निम्बोरा स्थित समाज कल्याण विभाग के छात्रावास तथा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास की इमारत का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी मनपा उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े द्वारा दी गई।
शहर से जिले में निजी कोचिंग व ट्यूशन क्लासेस सहित मार्गदर्शन केंद्र चलाने वाले संचालकों द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि आगामी फरवरी व मार्च माह के दौरान कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है। साथ ही इस दौरान विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्पर्धा परीक्षाएं भी ली जाएंगी, किंतु इसी बीच कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों की वजह से राज्य सरकार ने सभी स्कूल व कॉलेजों सहित निजी ट्यूशन व कोचिंग क्लासेस तथा मार्गदर्शन केंद्रों को बंद करवा दिया है, जिससे विद्यार्थियों का काफी शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण और लॉकडाउन के चलते कोचिंग क्लासेस बंद रखे जाने की वजह से कोचिंग क्लासेस व मार्गदर्शन केंद्रों के संचालकों का भी काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः संतुलन बनाए रखने हेतु सभी कोचिंग क्लासेस व मार्गदर्शन केंद्रों को 50% क्षमता के साथ अपना शैक्षणिक कामकाज जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए। अमरावती तहसील कार्यालय के पास जिला परिषद की मिल्कियत वाली एक इमारत है, जिसे कुछ समय पूर्व जिला परिषद द्वारा दिनेश सारस्कर नामक व्यक्ति को किराए पर दिया गया था और विगत 1 वर्ष से इस इमारत को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु मामला कोर्ट में चला गया और अब कोर्ट कचहरी का मामला निपटते ही जिला परिषद प्रशासन ने कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच अपनी इस इमारत को पूरी तरह खाली करवाते हुए इसका ताबा अपने कब्जे में लिया है। विगत 7-8 दिनों से सीमेंट टाइल्स व पेविंग ब्लॉक के निर्माण में लगने वाला कच्चा माल गिट्टी खदान से नहीं मिल पाने की वजह से MIDC के लगभग 20 कारखाने बंद होने की कगार पर हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन दिनों सभी गिट्टी खदानों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते पेविंग ब्लॉक निर्माताओं व टाइल्स निर्माताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन व्यवसायियों द्वारा गिट्टी खदान से कच्चे माल की बिक्री को अनुमति दिए जाने की मांग जिलाधीश पवनीत कौर से की गई है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की अभियांत्रिकी, तकनीकी व फार्मेसी की ऑनलाइन परीक्षा की शुरुआत आज से की गई। विद्यापीठ परिक्षेत्र के 5 जिलों में 47 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पद्धति से शीतकालीन परीक्षा ली जा रही है, जिसमें पहले दिन किसी भी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत निर्माण नहीं हुई और सभी विद्यार्थियों ने बड़े सहज तरीके से परीक्षा दी। आज ली गई परीक्षा में 31,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन तरीके से सहभाग लिया। आयुष मंत्रालय के माध्यम से की गई घोषणा के आधार पर आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मकर संक्रांति सूर्य उपासना महापर्व के अवसर पर अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा आज स्थानीय जिला स्टेडियम व ब्रिजलाल बियाणी साइंस कॉलेज में 75 सूर्य नमस्कार कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के समक्ष सूर्य नमस्कार के प्रात्यक्षिक दिखाते हुए उनसे सूर्य नमस्कार करवाया गया। साथ ही उन्हें सूर्य नमस्कार के महत्व के बारे में जानकारी भी दी गई। विगत 28 दिसंबर 2021 की रात 10 बजे के आसपास भूतेश्वर चौक के निकट बंसल मेडिकल नामक प्रतिष्ठान में भीषण आग लगी थी, जिस पर पुलिस व अग्निशमन दल ने बड़ी मुश्किल से नियंत्रण प्राप्त किया था। पश्चात मामले की जांच शुरू की गई, जिसमें पता चला कि यहां पर बंसल मेडिकल सहित निमिष बंसल नामक व्यक्ति की दुकान का फायर ऑडिट ही नहीं करवाया गया था। ऐसे में राजापेट पुलिस ने निमिष गिरीश चंद्र बंसल तथा श्याम सुंदर विश्वनाथ अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत अपराध दर्ज किया है। 2 वर्ष पूर्व राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर में कमलेश अजावराव घुले ने अपनी पत्नी जया कमलेश घुले के सीने व गर्दन पर सपासप वार कर उसे बेरहमी से मार डाला था। इस मामले की सुनवाई पश्चात जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 4 की न्यायमूर्ति S.A. सिन्हा की अदालत ने हत्यारे पति को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली कक्षा 8वीं की छात्रा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर विवाह का प्रलोभन देने वाले 27 वर्षीय युवक आकाश शिंदे को फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा पुणे से गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया। साथ ही नाबालिग लड़की को भी सकुशल अमरावती लाकर उसके परिजनों को सौंपा गया। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की टीम ने आज सर्वोदय कॉलोनी में छापामार कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले तथा वाहनों में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करने वाले पंकज रामदास साड़े नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बोरगांव धांधे परिसर में वर्धा नदी के किनारे चल रहे कच्ची महुआ शराब अड्डे पर छापा मारा और 2 अड्डों से पुलिस ने नितिन मोहले व सूरज धंधाले नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 1,05,000 रुपए कीमत की कच्ची महुआ शराब बरामद की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।